गोल्ड मिनी व्हीकल्स वाला। पाटलिपुर नाम के गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति रहता था। राहुल मिट्टी के खिलौने बनाने का काम करता था। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर गांव के चौराहे पे जाकर बेचता था। गांव के सभी बच्चों को उसके मिट्टी के खिलौने काफी पसंद थे। एक दिन उस गांव में सूरज नाम का एक व्यक्ति आया। सूरज चालबाज था। सूरज जब राहुल के ठेले के पास से गुजर रहा था तो सूरज राहुल को देखकर मन में, मैं पूरा गांव घूम आया लेकिन मुझे कोई और खिलौने बनाने वाला नहीं दिखा। पूरे गांव में एक अकेला यही है मिट्टी के खिलौने बनाने वाला। इसका मतलब पूरे गांव के सभी बच्चे इसी से खिलौने खरीदते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाता होगा। और ये बेकार से मिट्टी के मिनी व्हीकल्स टॉयज कितने गंदे होते हैं। अगर मैं प्लास्टिक के मिट्टी के खिलौने बेचने लग जाऊं तो सभी गांव के बच्चे मुझसे ही खिलौने लेंगे। कल से मैं ऐसा ही करता हूँ। अगले दिन जब राहुल अपना ठेला लेकर दुकान लगाने जा रहा था तब उसने देखा कि उसकी जगह पर पहले से कोई आ रखा है। तब राहुल उससे जाकर, ये क्या भाई, तुम मेरी जगह पर आकर अपनी दुकान लगा रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं तुम्हें अपने खिलौने बेचने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम कृपया करके मेरी जगह छोड़ दो और यहीं कहीं आसपास में जाकर दुकान लगा लो। इस जगह पे मैं कई सालों से अपना धंधा कर रहा हूँ और जो भी मेरे कस्टमर है यहीं आते हैं। कृपया करके तुम अपनी दुकान रोड के उस पार लगा लो, लेकिन यहाँ से हटा दो। तब सूरज उससे गुस्से में, ये जगह क्या तुम्हारे ससुर ने तुम्हें दहेज में दी है? जो चले आए मुंह उठाकर यहाँ से दुकान हटा लो कहने। मुझे सुझाव देने से अच्छा है तुम ये करो, तुम खुद जाके रोड के उस पर दुकान लगा लो। यहाँ तो ऐसा होता है भैया, जो पहले आया उसकी जगह। कौन सा तुम यहाँ पर किसी को ठेला लगाने के पैसे देते हो? जब पैसे दो तो ऐसी बात करना। चलो हट हट हुर्र। ऐसा कहकर उसने राहुल को उसकी जगह से भगा दिया। फिर सूरज, आओ गांव के सभी बच्चों, प्लास्टिक से बने अच्छे खिलौने लो, अच्छे और सस्ते खिलौने लो, मिट्टी से ज्यादा खूबसूरत बने खिलौने लो। ऐसा कह कर अपनी दुकान से ही सभी खिलौने बेचने लग गया। उस दिन राहुल की दुकान से किसी ने भी खिलौने नहीं लिए। राहुल फिर घर जाकर अपनी बीवी से, शामली, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जिस जगह पर मैं इतने सालों से दुकान लगाता था वहां आकर वो सूरज का बच्चा दुकान लगा लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी बिक्री कैसे होगी। आज देखो मेरी एक भी बिक्री नहीं हुई है, घर में लाने तक के मेरे पे कुछ पैसे नहीं बचे। फिर राहुल की बीवी उससे, ओ जी, तुम परेशान क्यों होते हो? हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तुमको याद नहीं, हमने इससे भी बुरा टाइम काटा है। तुम बस भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। राहुल उदास होकर घर से चला गया। फिर राहुल एक जंगल से होते हुए कहीं जाने लगा। उस जंगल में एक जीनी राहुल को दूर से आते हुए देख रहा था। जैसे ही राहुल उसके पास आया वो जीनी राहुल के पास जा खड़ा हुआ। फिर वो जीनी राहुल को देखकर, हा, बहुत दिनों बाद इस जंगल से कोई निकला है, अब मजा आएगा मुझे। तुम्हें जैसा लग रहा है मैं वैसा जीनी नहीं हूं जो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। जीनी के इतना कहने के बाद भी राहुल बिल्कुल भी नहीं डरा था और वहीं उदास होकर खड़ा रहा। तब जीनी राहुल से कहता है, क्या तुम्हें मरने का कोई डर नहीं है? मैंने इतना कुछ तुम्हें कह दिया लेकिन तुम्हारे चेहरे पे जरा सा भी डर नहीं है। क्या हुआ मुझे बताओ। तब राहुल ने उसको अपने साथ घटी सारी घटना बताई। तब जीनी राहुल से कहता है, जो दूसरे को परेशान करते हैं ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर जीनी ने हवा में एक मंत्र पढ़ा और उसके मंत्र पढ़ते ही एक सोने का बार वहां पर आ गया। जीनी उस बार को राहुल को दिखाते हुए, ये बार कोई मामूली बार नहीं है, ये गोल्डन बार है।
इसको जब तुम अपने पहिए पे रख के घुमाओगे तो तुम्हें बहुत तरह के सोने के मिनी व्हीकल्स टॉयज मिलेंगे। उन गोल्डन मिनी व्हीकल्स टॉयज को तुम सस्ते दामों में सभी लोगों को बेचना। राहुल उस गोल्ड बार को घर ले आया और जैसे ही उसने पहिए पे रखकर उसको घुमाया तभी बहुत सारे गोल्ड मिनी व्हीकल्स टॉयज वहां पर आने लग गए। फिर अगले दिन राहुल सस्ते दामों में उन गोल्ड मिनी व्हीकल्स टॉयज को बेचने लग गया। गांव के सभी लोग और बच्चे राहुल की दुकान से ही खिलौने ले रहे थे। सूरज ये देखकर परेशान हो गया और वो अपने मन में ही सोचने लगा, इतने सस्ते दाम पर सोने के टॉयज ये कैसे बेच सकता है? फिर तो मुझे कुछ पता लगाना ही पड़ेगा ये कैसे कर रहा है। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर राहुल ने एक अच्छा घर अपने लिए ले लिया। फिर सूरज एक दिन राहुल के पास जाकर, राहुल भाई, मैं इस गांव में रहने आया हूँ और धंधा करने आया हूँ। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपके साथ पहले बहुत बुरा किया, लेकिन जब से आप मिनी व्हीकल्स गोल्डन टॉयज इतने सस्ते में बेचने लगे हैं मेरी तो बिल्कुल बिक्री ही नहीं होती है। कृपया करके आप मुझे बताइए कि आप कैसे इतना सस्ते में सोने के टॉयज बेचते हैं। फिर राहुल की पत्नी सूरज से, सूरज जी, आपने तो मेरे पति का पूरा बिजनेस ही खराब कर दिया था, लेकिन मेरे पति ने भगवान पर भरोसा रखा और आज वो सफल है। लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम आपको माफ कर देते हैं और आइए हम आपको भी कुछ गोल्ड मिनी व्हीकल्स दे देते हैं। आप उनको कम दाम में और बिना लालच के बेचना। फिर सूरज और राहुल हंसी खुशी धंधा करने लग गए। जायंट पोमेग्रेनेट कहानी। पालमपुर नाम के एक छोटे से गांव में सतीश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सतीश अपने घर के बगल में पड़ी खाली जमीन पर अनार की खेती करता था। उस गांव में लालू नाम का एक और किसान रहता था। लालू भी अनार की खेती करता था। लालू रोज सतीश को देखकर अपने मन में, अरे ये कंजर सतीश इतनी सी जमीन में इतना मुनाफा कमाता है और मुझको देख लो, इतने बड़े बड़े खेत मुझे पुश्तैनी जायदाद में मिले हैं तब भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस सतीश का तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। फिर लालू सतीश के पास जाकर, क्यों भाई सतीश, तुम्हारे इस गांव में आने से पहले इस गांव में मेरे ही अनार के चर्चे थे, लेकिन जब से तुम आए हो सभी लोग तुम्हारा अनार खरीदना चाहते हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने सब पर? मुझे भी तो कुछ बताओ इस बारे में। फिर सतीश लालू से, कोई जादू वादू नहीं है लालू भाई, मैं अपनी मेहनत और लगन से ही खेती करता हूँ और जितना मुझे जरूरत है उतने दाम पे अनार बेचता हूँ, इसलिए लोग मेरा खरीदना पसंद करते हैं और आप जरूरत से ज्यादा दामों पर चीजें बेचते हैं, इसलिए लोग आपसे सामान लेने में कतराते हैं। फिर लालू सतीश से, अरे जिस दाम पे तुम अनार बेचते हो अगर उस दाम पर मैं बेचने लग गया तो मेरे पूरे परिवार को जंगल में जाकर आदिवासियों के साथ रहना पड़ेगा। अगर मुझे समाज सेवा ही करनी होती तो मैं कुछ सरकारी नौकरी नहीं कर लेता। इसलिए मैं तुम्हें अभी समझाने आया हूँ, या तो तुम अपने अनार का दाम बढ़ा दो या मैं तुम्हें हटा दूं यहाँ से। फिर सतीश ने लालू की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन अपने अनार का दाम नहीं बढ़ाया। फिर अगले दिन लालू गुस्से में, इस सतीश को मैंने इतना समझाया लेकिन तब भी इसने अपने अनार का दाम नहीं बढ़ाया, रुको अब देखता हूँ। फिर लालू अपना फोन निकालकर सरकारी दफ्तर में फोन लगाकर कहता है, हेलो फूड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, मैं पालमपुर से लालू किसान बोल रहा हूँ। यहाँ पर जल्दी 3-4 आदमियों को भेजो सर। यहाँ पर तरह तरह की दवाइयाँ मिलाकर अनार उगाए जा रहे हैं। काफी लोगों की तो तबीयत खराब हो गई इन अनारों को खाकर, जल्दी आओ सर। अरे वो सब तो ठीक है, पहले तुम बताओ आना कहाँ है? सर सतीश किसान के घर के पास। फिर कुछ देर बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर सतीश के घर के बाहर रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलकर, सतीश जी हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं, हमें टिप मिली है कि आप गैर कानूनी और बेकार तरीकों से अनार उगा रहे हैं, इसलिए हम आपके खेत और आपके घर की चेकिंग करना चाहते हैं। सतीश बेचारा समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। सतीश ने उनको चेकिंग करने के लिए परमिशन दी। जब चेकिंग करके कुछ नहीं मिला तब वो ऑफिसर, सतीश जी आपका घर और आपके अनार उगाने का तरीका एकदम ठीक है, लेकिन आपके खेतों में दिक्कत है। ये खेत में हमें पता लगा है आपके नाम पर रजिस्टर नहीं है और आप इनमें गैर कानूनी तरीके से खेती कर रहे हैं।
इसलिए हम आपको 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, इसमें से आप अपने पौधे उखाड़ लीजिए। इन खेतों में अब आप खेती नहीं कर सकते हैं, वरना आपको जुर्माना और जेल भी हो सकती है। ऐसा कहकर वो ऑफिसर वहां से चला गया। सतीश ने अपना सर पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो खेती के अलावा कुछ आता भी नहीं है और मुझ पे इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ अपना बिजनेस चालू करूं। काश मेरे पे थोड़े पैसे होते तो मैं एक नया खेत खरीद लेता, पर इस बार की तो फसल भी इतनी अच्छी नहीं है। इतने में एक साइंटिस्ट वहां से जा रहा था। सतीश को परेशान देखकर वो साइंटिस्ट सतीश से, माय चाइल्ड, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे अपनी दिक्कत बताओ। सतीश ने एक एक करके सारी बात उसको बताई। फिर वो साइंटिस्ट हंसने लगा। बस इतनी सी बात, ये लो। ऐसा कहकर उसने एक शीशी सतीश को पकड़ाई। फिर साइंटिस्ट ने बोला, ये कोई गंगा जल नहीं है जिससे तुम पूजा करने लग जाओ। ये मेरा लेटेस्ट आविष्कार है। इस लिक्विड की एक बूंद भी जिस चीज पर पड़ेगी वो चीज साइज में 10 गुना हो जाएगी। इस लिक्विड का इस्तेमाल कर तुम पैसे कमाओ, फिर ये मुझे वापस कर देना। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, एक बूंद से ज्यादा कभी भी किसी चीज पर मत डालना। सतीश ने साइंटिस्ट को धन्यवाद बोला। फिर सतीश उस लिक्विड का प्रयोग अपने अनारों पर करने लग गया। वो रोज एक अनार पर लिक्विड डालता और उसको ट्रक में भरकर बेच आता। गांव में सतीश के अनारों की मांग और बढ़ गई। जब मैंने उस सरकारी दफ्तर में फोन लगाया था, मुझे लगा था सतीश का सारा धंधा चौपट हो जाएगा, लेकिन ये तो दुगना हो गया। वो सरकारी लोग सतीश को ऐसी क्या दवा दे गए कि इतने बड़े अनार पैदा करने लग गया वो। इस रहस्य का तो पता लगाना ही पड़ेगा। फिर लालू सतीश की जासूसी करने लग गया। उसने सतीश को अनार पर लिक्विड डालते हुए देख लिया। फिर लालू, अच्छा बेटा सतीश, तो ये बात है, तुम उस पागल साइंटिस्ट की चीज इस्तेमाल कर रहे हो, तभी तो मैं कहूँ ऐसी तो कोई खाद ही नहीं बनी आज तक कि इतना बड़ा अनार दे दे। फिर लालू अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस लिक्विड का इस्तेमाल अपने जेवर और सोने पर करूं तो मेरे पर कितना सारा सोना हो जाएगा। ऐसा सोचकर जब सतीश का ध्यान नहीं होता है तो लालू चुपचाप जाकर वो लिक्विड चुरा लेता है। फिर लालू अपनी बीवी के सारे जेवरात निकालकर जमीन पर रखता है। फिर लालू अपनी बीवी से, अरे तुम मुझे कहती थी ना कि मुझे सोने का ये ला दो वो ला दो, अब देखना मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम उसको पहनकर चल भी नहीं पाओगी। ऐसा कहकर लालू बहुत सारा लिक्विड उस सोने पर डालता है। सोने पर वो लिक्विड पड़ते ही उस सोने में आग लग जाती है। सारा सोना जलकर बेकार हो जाता है। फिर लालू की बीवी लालू को खूब मारती है।